सभी को नमस्कार। प्रयास की टास्क आधारित टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपका टेस्ट संख्या 16 संपन्न हुआ है, उसी के सॉल्यूशन के लिए हम उपस्थित हुए हैं और आज इस पेपर में जो शिक्षा मनोविज्ञान और इसके अलावा जो प्रश्न आए हैं साइकोलॉजी से संबंधित, उन सारे प्रश्नों पर अपन विचार कर रहे हैं। एक एक करके सारे प्रश्नों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। एक एक करके आप अपनी जांच करते रहें और प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लें। सारे प्रश्नों को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। उदाहरण अप्लाइड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न देखिए, दोपहर के भोजन के समय शोभित देखता है। शोभित क्या देखता है कि मनीष राहुल का खाना खा रहा है, ठीक है। इसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार कर रहा है, मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर, ठीक है ना। देखो, शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना खा रहा है, यानी मनीष ने गलती करी है, ठीक है। फिर देखता है कि राहुल है वो मनीष का प्रतिकार कर रहा है, तो वो उसका बदला ले रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है, वो शिक्षक को बताता नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है कि शिक्षक को नहीं बताता है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से क्या कर लिया, बदला ले लिया। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार ये जो शोभित है ना, वो नैतिक विकास के कौन से स्टेज पर आ गया। तो भैया इसमें आप देखो, सीधी सीधी बात मैं आपको बता देता हूं। ये जो प्रश्न आया ना, इसकी जो लैंग्वेज है, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, जबकि अपन सब जानते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण तो 3 ही बताए हैं, अवस्था 6 बताई है। लेकिन ये जो 4 और 5 दे रहा है ना, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये चरण की बात नहीं कर रहा है, ये जो 6 अवस्थाएं हैं उनको चरण बोल रहा है। ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें इनको स्टेज नहीं मानकर जो अवस्थाएं हैं वो माना है। कैसे, देखो आप, मैं आपको समझाता हूं। लॉरेंस कोलबर्ग ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 चरण बताए, ठीक है ना। पहले चरण का नाम क्या है, प्री कन्वेंशन। प्री कन्वेंशनल का मतलब है पूर्व रूढ़िगत स्तर है, यह पहला स्तर है, स्तर, ठीक है। दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल का मतलब होता है रूढ़िगत स्तर, ठीक है। और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो 3 तो है चरण, जबकि यहां चरण शब्द है ना, उसमें 2, 3, 4, 5, तो 4 और 5 तो चरण में आते ही नहीं, 3 ही चरण बताए हुए हैं। तो यहां चरण नहीं पूछकर क्या पूछी है, 6 अवस्थाएं उनकी बात पूछी है। तो आपको इनको चरण, यहां पर किसको लोगे, यहां चरण लेना है पहली और दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था, फिर चौथी अवस्था, फिर 5वीं अवस्था, फिर 6ठी अवस्था। पहला चरण रूढ़ि से पहले की अवस्था की बात कर रहा है, जब परंपराओं का बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता है, उस पर नैतिक सामाजिक नियम है उनकी समझ पैदा नहीं होती है, तो उससे पहले उसका नैतिक व्यवहार किससे निर्धारित होता है। तो पहली तो दंड और आज्ञाकारिता की अवस्था है, यानी बच्चा है ना उसी चीज को सही मानता है जिसको करने पर उसे दंड नहीं मिले, जिस चीज को करने पर उसको दंड मिलता है उसको अनैतिक मान लेता है। दूसरी अवस्था का नाम है साधनात्मक सापेक्षता। साधनात्मक सापेक्षता क्या है, ये एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर बच्चे पारस्परिक व्यवहार करते हैं। पारस्परिक का मतलब क्या है, पारस्परिक का देखो, दूसरी अवस्था सुन लीजिए, पहली दंड और आज्ञाकारिता की अवस्था है, दूसरी साधनात्मक सापेक्षता है। ये दोनों तो क्या है, सामाजिक परंपरा रीति रिवाज से प्रभावित नहीं होती, ये तो आपसी व्यवहार से आधारित होती है। ये है वो दंड और प्रशंसा, यानी दंड और आज्ञाकारिता है, उससे प्रभावित होती है। दूसरे चरण पर जब बच्चा आ जाता है तो रूढ़ियों का उसके ऊपर असर पड़ जाता है। जैसे यहां पर अपन ने पढ़ा 4 से 10, 10 से 13 और 13 से आगे 18 है मान लीजिए। तो कन्वेंशन जब वो रूढ़िगत स्तर पर आ जाता है, रूढ़ियों का उसके ऊपर असर शुरू होता है, क्योंकि 10 से 13 साल के बीच में बाल्यावस्था आ जाती है। तो बाल्यावस्था के अंदर जो चरम अवस्था होती है वो होती है, इसमें बच्चे का समाजीकरण हो जाता है। इसलिए तीसरी अवस्था का नाम है प्रशंसा की अवस्था। इसमें बच्चा वो काम करता है जिनसे उसको बड़ाई मिलती हो, प्रशंसा मिलती हो, सब उसकी निंदा नहीं करे। इसलिए वो ऐसे कामों से बचने की कोशिश करता है जिससे दूसरे उसकी निंदा करे।
इसलिए प्रशंसा की अवस्था आ जाती है। और चौथी अवस्था है सामाजिक व्यवस्था, है उसके प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें पूरी तरह से सामाजिक हो जाता है, परंपराओं रूढ़ियों में पूरी आस्था पैदा हो जाती है। लेकिन बच्चा एक लेवल पर जाने के बाद में इन सामाजिक परंपराओं से क्या है, ऊपर उठ जाएगा। धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी तो 13 साल के बाद में बच्चा है धीरे धीरे आगे की उम्र के अंदर क्या होता है, वो इन रूढ़ियों से भी ऊपर उठ जाता है। तो यहां पर एक अवस्था आती है, उसका नाम है सामाजिक समझौते की अवस्था। और लास्ट आती है सार्वभौमिक अवस्था। ये 6 अवस्थाएं हैं। तो यहां स्तर नहीं पूछकर ये जो 6 अवस्थाएं ना उनके क्रमांक पूछ रहा है। तो आपस में मनीष ने राहुल से बदला ले लिया, पहले राहुल ने गलती करी फिर मनीष ने करी, तो आपस में बदला ले लिया। इसलिए शोभित ने टीचर को बताने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि आप आपस में लेन देन हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो बराबर हो गए। तो सापेक्षता, साधनात्मक सापेक्षता वो अवस्था है जिसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, पारस्परिक व्यवहार करते हैं। जैसे एक प्रश्न आया हुआ है इसमें कि तुम अगर मेरी पीठ खुजलाओगे तो मैं भी तुम्हारी पीठ खुजला दूंगा, तुम अगर मेरे से टिफिन शेयर करोगे तो मैं भी शेयर कर दूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है, आपसी स्वार्थ और आपसी साधनात्मक सापेक्षता है, यानी कि मेरा काम कैसे भी हो जाए लेकिन सशर्त पारस्परिक व्यवहार से हो जाए। तो इसका सही जवाब है ना 2 नंबर की अवस्था है, इसका उत्तर होगा ए, चरण 2 है। आगे आ जाइए। किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें जैविक और मानसिक दोनों प्रकार की दृष्टियों से तीव्र परिवर्तन होते हैं। तो आदमी के जीवन में अगर अपन बात करें तो विकास के जो आयाम होते हैं उनमें जैविक और मानसिक परिवर्तनों की अपन बात करें तो सबसे ज्यादा ये चीज 2 अवस्थाओं में देखने को मिलती है। एक तो मिलती है शैशवावस्था में और एक मिलती है किशोरावस्था में। अब शैशवावस्था का तो इसमें ऑप्शन नहीं है, देख लीजिए कहीं भी नहीं है। तो शैशवावस्था का ऑप्शन नहीं है तो अपन दूसरी जो बाल्यावस्था है ना, बाल्यावस्था को तो रोश ने कहा कि स्थायित्व का काल है, इसलिए बाल्यावस्था तो कट जाएगी। प्रौढ़ावस्था में भी इतनी तेज गति से विकास नहीं होता, तो ये दोनों कट गई तो बच गई किशोरावस्था। तो सीधा सीधा जवाब है जैविक और मानसिक दृष्टि से तीव्र परिवर्तन की अवस्था किशोरावस्था को मान सकते हैं। इनमें से आगे बढ़िएगा। अब आ जाओ 6 नंबर। किशोरों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है मादक द्रव्यों का सेवन। किशोरों में यह चीज देखने को मिलती है। तो इसका मतलब आप सब समझते हो, प्रश्न इतना सरल है कि उसमें साफ साफ लिख दिया है कि किशोर क्या करते हैं, सिगरेट, शराब और नशीली दवाओं जैसी हानिकारक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इससे संबंधित बात होगी। पहला ऑप्शन एकदम सही है, क्लियर है। आगे चलिए। प्रश्न नंबर 10, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। यानी भाई इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उनसे निपटने के लिए एक शिक्षक को इनमें से कौन सा उपाय सबसे बढ़िया माना गया है। तो पहली बात है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। देखो मानक तरीके तो अच्छे हैं लेकिन समान की जब बात आती है तो वो नहीं। अपन सब जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई औसत है, कोई मंदबुद्धि है, तो फिर आप समान प्रतिमान तैयार नहीं कर सकते सबके लिए। सबके मापदंड एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि जिस बच्चे की जितनी योग्यता है उसी प्रकार से उसका आकलन होना चाहिए। पहली बात तो गलत है। दूसरी, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर नामित करें। नो भाई, अलग अलग नहीं बैठा सकते आप, यह भी गलत नकारात्मक बात है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। और डी में लिखा है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम नहीं हो सकते व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। सी जो बात है वो सबसे उपयुक्त है, यानी जो सी ऑप्शन है वो सबसे उपयुक्त क्यों है, वो इसलिए है कि पहले बच्चों से बातचीत करें और उनको समझें। बालक को अगर समझ लेते हैं, उनके दृष्टिकोण को समझ लेते हैं, तो उसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दिया जा सकता है। इसलिए सही जवाब हो जाएगा सी। आगे आ जाइए। सूची में पदों को मनोवैज्ञानिक को सम्मिलित करना, ये कुछ टेस्ट है। ये तो है TAT टेट, ये 16 PF है, यह EPQ और यह है EPPS। ठीक है, मिलान करना है। तो TAT तो आप सब जानते ही हो, थर्मेटिक एप्रेसेप्शन टेस्ट है, मार्गन और मुर्रे इन दोनों ने डेवलप किया था। ठीक है, 3 से कर दो इसको। 16 PF आप सब जानते ही हो, व्यक्तित्वशील गुण सिद्धांत से संबंधित है। कैटल जो है 4 नंबर है, उसका टेस्ट है। अगला है EPQ। तो देखो 2 ऑप्शन देख लीजिए आप, A में 3, B में 4, तो
तो 3 और 4 वाले ऑप्शन कौन से में आ रहे हैं? यहां डी में आ रहे हैं और में नहीं आ रहे हैं किसी में भी, तो यहां से सोल्व हो गया। बाकी देखो एडवर्ड पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी, तो ये एडवर्ड की हो गई। ईपीएफ सॉरी एडवर्ड नहीं है, आपकी 2 नंबर है, एडवर्ड की नहीं है। ईपीक्यू, ईपीक्यू जो है वो हो जाएगी आपका आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी। आइजेंक के द्वारा जो व्यक्तित्व है ना उसके लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई थी, तो आइजेंक से संबंधित 2 नंबर हो गई। और ईपीपीएस ये जो है ये आपको बता दें कि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित एक शेड्यूल है जो किसने तैयार किया है? एडवर्ड ने। तो इस प्रकार से अपन मिलान कर सकते हैं 4 3 2 1। ध्यान से सुन लीजिए, टीएटी में आ जाएगा मार्गन एंड मुरे, पहले में 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद में 16 पीएफ में आ गया कैटल, 4 सही है, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए ईपीक्यू आइजेंक, 2 नंबर सही है। और लास्ट में आ गया ईपीपीएस, ये हो गया एडवर्ड का टेस्ट। और ये जो गिलफर्ड है इसका एक एक्स्ट्रा दिया, इसके बारे में इसमें दे नहीं रखा है, तो उत्तर डी हो जाएगा एकदम। आगे बढ़िए 16 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 16 नंबर क्वेश्चन सिगमंड फ्राइड द्वारा मन की जो 3 स्थितियां बताई गई, इड, ईगो और सुपर ईगो, तीनों से संबंधित बात है। पहली बात, अहम का कार्य क्या है? तो आपको बता दें कि इदम, अहम और परम अहम, ये 3 अवस्थाएं हैं। ये तो आप सब जानते हो कि पाश्विक अवस्था है। इसके अंदर आदमी अपने जो दमित मन में जो इच्छाएं दमित रहती है ना, अचेतन मन की दमित इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करता है। इसमें नैतिक अनैतिक इन पर ज्यादा विचार नहीं करता, ठीक है। ये पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्तियों की तरह होता है। इसमें आदमी के अंदर एक तरह से जानवर होता है, ध्यान रखना। अहम जो होता है ये वास्तविक संसार से, यथार्थ संसार से, ये इदम और परम अहम इन दोनों के बीच की अवस्था है, इन दोनों में बैलेंस स्थापित करता है। इसलिए अहम जो है ये वास्तविकता और यथार्थवाद से संबंधित है। इसमें क्या है? इसमें आदमी में जानवर है, इसमें आदमी में आदमी बैठा है, ठीक है, मनुष्य ही है। और जब ये बहुत ज्यादा नैतिक और आदर्शवादी हो जाता है तो सुपर ईगो की स्थिति आ जाता है। तब आदमी है उसके अंदर भगवान, यानी एंजल इन ए मैन, अंग्रेजी में आया है एंजल इन ए मैन, आदमी में देवदूत ढूंढना, ये प्रवृत्ति आती है सुपर ईगो में। तो ये कह रहा है कि जो अहम है ना, इड बीच वाला, ये क्या काम कर रहा है? नैतिक आचार संहिता का निर्धारण। नो, नैतिक आचार संहिता, नैतिकता की बात तो परम अहम में आती है ज्यादा। दूसरा कह रहा है कि इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाता है। यानी इदम है ना वो, ये जो इदम है ना, ये इदम का मतलब तो क्या है? एकदम पाश्विक प्रवृत्ति है। और जो वास्तविकता है उन दोनों के बीच में बैलेंस की कोशिश करता है। बिल्कुल सही है, 20 का सही जवाब है। फिर आगे और ऑप्शन और देख लीजिए। अतृप्त इच्छाओं का भंडारण तो आपको पता है इड होता है, इसलिए यह भी गलत है, अहम से संबंधित नहीं है। और हमारी सुखानुभूति प्रवृत्तियों की सामाजिक मानकों की परवाह किए बिना तृप्ति करने की कोशिश अपन इड में करते हैं, इसलिए तीनों गलत है। इसमें सही जवाब जो हो जाएगा बी। आगे आ जाइए। स्वलीनता, स्वलीनता का प्रतिपादक है वो किसको माना जाता है? तो देखो पहला शब्द, ये 2 शब्द हैं, एक तो सैमुअल किर्क और एक लियो कैनर। सैमुअल किर्क ने भी सर्वप्रथम एक शब्द का इस्तेमाल किया था, अगर आप किसी को पता हो तो बताओ दिए। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम निर्योग्यता है, उनका सबसे पहले शब्द का प्रयोग सैमुअल किर्क ने किया था। लेकिन स्वालीनता, स्वलीनता क्या है? अंग्रेजी में ऑटिज्म, एक बीमारी है जिसमें बच्चा पूरी दुनिया को भूलकर अपने ही अंदर समा जाता है और दुनिया, वास्तविक दुनिया से एकदम अलग हो जाता है। इसको ऑटिज्म बोलते हैं, खुद के अंदर इस यानी संलग्न हो जाना, तो इसको बोलते हैं। इसका जो सबसे पहले प्रतिपादन किया वो बी ऑप्शन है, लियो कैनर द्वारा किया गया। आगे आ जाइए। इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? जिस आदमी में संवेगात्मक बुद्धि है उसमें इन 4 में से 3 बातें तो होती हैं, लेकिन एक बात नहीं होती। पहली बात देखो, संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता। बिल्कुल सारा संवेगों का ही खेल है, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण और अभिव्यक्त करने की बहुत अच्छी कला होती है उसके पास में। दूसरी बात,
बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता का संवेगों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बीज जो है ना वो गलत बात है, यहां इसको अपन गलत मान सकते हैं। तीसरी बात, अपने और अन्यों और दूसरों के संवेगों को समझना, बिल्कुल ये सही है, संवेगात्मक बुद्धि में होती है। दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण हाँ कर सकता है, लेकिन संवेगों का विभेदीकरण करेगा, बुद्धि का विभेदीकरण करेगा, इसलिए इसका जो सही जवाब है ना वो बी होगा। बाकी तीनों चीज सही है, ये गलत है, इसलिए बी सही हो गया। आगे आ जाइए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने के लिए सबसे सही तरीका क्या है? अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? किस काम के लिए? देखो दो बात लिखी है, पूर्ण उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने, शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाना देने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो देखो इनमें क्या लिखा है, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है ना, वो इस काबिल नहीं होता है कि अपने जीवन लक्ष्यों का निर्धारण कर सके, इसलिए पहली बात है ना वो उपयुक्त नहीं है, ज्यादा उपयुक्त नहीं है, पहले अपन सही नहीं मान सकते पूरी तरह से। दूसरी बात, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटी जिस बच्चे में है उसकी कमजोरी का तो अपने को पता होता है कि उसको पढ़ने में लिखने में डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, तो कमजोरी का पता तो होता है। कमजोरी पर ध्यान देने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा अपने को एक्स्ट्रा, इसलिए यह भी इतनी प्रभावी चीज नहीं है। विविध कौशलों और युक्तियों में शिक्षण कराना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। यस, ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय अपने को विविध कौशल और विभिन्न प्रकार की युक्तियां काम में लेनी चाहिए। कौशल काम में लेने से उत्पादकता बढ़ती है, युक्तियां अलग अलग युक्तियां काम में लेंगे ना, अलग अलग तरीके जितने ज्यादा लेंगे अपन, किसी न किसी तरीके से वो बच्चा सीखेगा। इसलिए, और नीचे डी में लिखा है, इस तरह के शिक्षार्थियों को उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। उच्च अपेक्षा नहीं दे सकते क्योंकि ये तो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, इसलिए डी भी गलत है, सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के चरण पूछे हैं, तो ये तो आप सबको पता होगा। देखो इसमें पहला होता है SMS, सेंसरी मोटर स्टेज, 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी तंत्रिका या संवेदी गामक अवस्था, जैसे पहली ऑप्शन ये आ गया, तो पहला ऑप्शन संवेदी वाला सबसे पहले कौन से में है? 2 में है, इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है, तो बी और डी में से होना है। दूसरा POS, प्री कन्वेंशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था रही 2 नंबर। इसके अंदर 2 नंबर पर क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो दोनों सही चल रहे हैं अभी तक। इसके बाद में COS, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो इसके अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो 3 नंबर पर देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें तो औपचारिक आ गई, मूर्त आगे चली गई, इसलिए यह कट गया, और इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आ गई, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, और बाद में आ गई FOS, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो उत्तर हो गया डी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, प्रखर राजस्थान, अब मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न है। प्रखर राजस्थान 2.0 शिक्षा नवाचार के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत बात है, उसको चूज करना है अपने को। देखो प्रखर राजस्थान कार्यक्रम आप सब जानते हो 5 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक चला है। 90 दिन की कार्य योजना थी, जिसमें तीसरी से 8वीं तक के बच्चों को हिंदी की किताब सिखाने का अभ्यास किया गया है, और इसके समापन पर 5 दिसंबर को पूरे राजस्थान के अंदर एक निपुण मेला आयोजित होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, और अब वो निपुण मेला 23 दिसंबर को आयोजित होगा, ठीक है ना, तो उसकी डेट आप ध्यान में रखना, उससे संबंधित बात पूछिए। तो पहली बात देखो, ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पार्ट है, बिल्कुल है भाई, MSRA के अंदर ही चल रहा है, ठीक है, पहली बात सही है। इसका प्रारंभ 5 सितंबर 2025 को चला, ये भी सही है। इसमें तीसरी से 8वीं तक के बच्चों को रोजाना 2 पीरियड में हिंदी की मौखिक किताब भाषा का मौखिक पठन प्रवाह करवाया जाता है, सही है। और डी कह रहा कि ये जीवन कौशल विकास की 90 दिवसीय योजना है, ये जीवन कौशल विकास की नहीं है, पठन कौशल विकास की है, इसलिए जीवन कौशल शब्द ना ये गलत है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 3 सही है, डी गलत है, तो डी सही जवाब है इसका। आगे आ जाओ, राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए? ये जो स्माइल कोविड में चला था ना, ये स्पेशली सरकारी विद्यालयों के लिए चला था, ध्यान रखना। इसमें कई ए और बी दोनों मान रहे हैं,
मुख्य रूप से राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए स्माइल कार्यक्रम शुरू किया था, प्राइवेट के लिए नहीं किया था। तो इसका सही जवाब होगा ए। आगे आ जाओ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक क्लास आई है जिसका नाम है बाल वाटिका। ये बाल वाटिका कहां पर होती है? तो आपको पता होगा नया पैटर्न जो आया है स्कूल शिक्षा का 5+3+3+4। ये जो 5 है इसके अंदर कितनी क्लास है? नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है, फर्स्ट है और सेकंड है। तो ध्यान रहे जो 5 साल की पढ़ाई है इसमें जो बीच वाली क्लास है ना, ये तो होती है 3 से लेकर 4 वर्ष के बच्चों के लिए, ये होती है 4 से 5, और 5 से लेकर 6 साल के बच्चे जो हैं इनकी जो 1 साल की पढ़ाई है इसी का नाम रखा है बाल वाटिका। ये कक्षा 1 में एडमिशन की बुनियाद है और प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा उसमें तीसरे साल की शिक्षा है 5 से 6 साल के बच्चों के लिए। अब देखो ऑप्शन आप, ये प्रथम चरण की कक्षा है। प्रथम चरण की कक्षा का मतलब 4 चरणों में पहला चरण यह है, इसकी कक्षा है, बिल्कुल सही है। यह प्री प्राइमरी स्टेज के तीसरे वर्ष की शिक्षा है, पी 5+, हाँ बिल्कुल, इसको तो बोलते हैं पी 3+, इसको बोलते हैं पी 4+, और इसको बोलते हैं पी 5+। तो पी 5+ की है, सही है बात। इसमें 5 से 6 वर्ष ही है, बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षण कराया जाता है, यह भी सही है। यह कक्षा 1 में प्रवेश होने के लिए बुनियादी कक्षा है, बिल्कुल है। 1 से पहले बाल वाटिका पढ़ के आएगा, तो इसका मतलब डी सही हो गया, चारों ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ जाओ, 42 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में आरटी के तहत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन का माध्यम क्या है? राजस्थान प्राइवेट स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, इससे फॉर्म भर सकते हो। बाकी लैपटॉप कंप्यूटर पर आप www.rajpsp राजस्थान प्राइवेट स्कूल पोर्टल.nic इन वेब पोर्टल है, उसको पर भी फॉर्म भर सकते हो। दोनों पे चाइल्ड हेल्पलाइन पर फॉर्म भरने की अवस्था नहीं, शिकायत करवा सकते हो आरटीए की इस पे। बाकी नहीं तो डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, डी ऑप्शन एकदम सही है। आगे आ जाओ भाई। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया है उस नियम का नाम पिछली बार पूछा है 3rd ग्रेड में। नियम तो 2011 में बने हैं, इसलिए 10 काट दो, 9 काट दो, 11 देख लो शब्दों को। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नहीं है, ये गलत है, नियम सही है। तो उत्तर हो गया बी सही, राजस्थान आरटी रूल्स। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, जो स्वामी विवेकानंद के नाम से चलती थी योजना, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, उसकी कुछ बातें हैं, गलत बात का चयन करना है। लाभार्थी के लिए 35 वर्ष से ज्यादा उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ट्यूशन फीस के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए की राशि, नो भाई, इसमें अधिकतम फीस है ना वो 50 लाख रुपए का प्रोविजन, इसलिए दूसरी बात गलत है। देश में अध्ययन है तो 350 सीट, अगर देश में पढ़ना है अच्छी संस्था में तो 350 सीटें उपलब्ध हैं, और विदेश में अध्ययन करना है तो 150 सीटें उपलब्ध है, बिल्कुल सही है दोनों बातें। गलत क्या है? ट्यूशन फीस वाली बात गलत है, बी उत्तर सही होगा इसका। आगे आ जाओ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी, जो बच्चियां 5वीं तक की शिक्षा से वंचित रह गई हैं उनको 6ठी, 7वीं और 8वीं की शिक्षा प्रदान करने के लिए जुलाई 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए थे। ध्यान रखना, एजुकेशन बैकवर्ड ब्लॉक, राजस्थान के 186 एजुकेशन बैकवर्ड ब्लॉक और इसके अलावा 14 शहरों में टोटल 200 केजीबीवी कब खोले गए? जुलाई 2004 में खोले गए। आगे चलिए। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का कार्यकाल, प्रबंधन समिति का दोनों का ही कार्यकाल 2 सेशन के लिए होता है, यानी 2 वर्ष के लिए होता है, तो उत्तर हो जाएगा बी 59 के अनुसार। 60 में आ जाओ। आरटी 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक सत्र में 1 से 5 के लिए मानक और मापदंड पूछ रहा है। वर्किंग डे कितने, शिक्षण घंटे कितने, अनुपात कितना। तो आप सब जानते हो कि L1 के लिए तो 200 और L2 के लिए 220, तो पहला ऑप्शन तो कट गया 220, ये भी कट गया। अब बच्चे 2, तो दोनों में कार्य दिवस तो 200 हैं, सही है दोनों ही। अगली बात है शिक्षण घंटे, तो 800 तो हैं L1 में और 1000 में, इसलिए दूसरा ऑप्शन बी भी कट गया।
और अनुपात आप सब जानते हो 1:30 है L1 का, 1:35 है L2 का। तो इस हिसाब से सी एकदम सही जवाब है, आपके सामने पड़ा है। आगे आ जाओ। 68 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RT 2009 के अनुसार निर्धारित किए गए मानक और मापदंडों के अनुसार एक विद्यालय में संख्या दी है भाई 117 स्टूडेंट तो हैं प्राथमिक स्तर पर। 1 से 5 तक कितने बच्चे हैं? 117 है। 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर हैं 152। 6 से 8 152 है, ठीक है। तो छात्रों की संख्या के आधार पर स्कूल में शिक्षकों की संख्या निर्धारित कर दो भाई। तो कर देते हैं निर्धारित। देखो L1 में अनुपात है 1:30, ठीक है। 1:30 के हिसाब से तृतीय द्वितीय 6 3 3 9 4 3 12। देखो 90 तक तो हो गए 3, और 90 से जैसे ऊपर जाएंगे और 120 से कम रहेंगे तब संख्या हो गई 4 टीचर लगेंगे। इधर आओ, इधर 6 से 8 तक 1:35 अनुपात है। तो 1:35 अनुपात है तो 35 दूनी 70 और 7 दूनी यानी 140 तो हो गए अपने, होते ही 4 टीचर हो गए। लेकिन 140 से ऊपर गया 52 तक गया तो 12 ज्यादा है, चाहे एक भी ज्यादा हो तो यहां 5 हो जाएंगे। तो L1 में 4 टीचर, L2 में 5 टीचर। लेकिन L2 में 100 से ज्यादा संख्या है तो ऐसी स्थिति में HM भी लगाया जाएगा, तो एक HM भी हो गया। तो 4 5 और 1 होगा उत्तर। 4 5 और 1। 4 शिक्षक L1 में, 5 L2 में, 1 प्रधानाध्यापक। बी एकदम सही जवाब है। आगे बढ़िएगा। हो गया कंप्लीट, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और इस प्रकार आपका जो प्रश्न पत्र था उसका सोल्यूशन हमने किया। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, लगातार बने रहें और टेस्टों को दें बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, ठीक है ना। आपका जो पेपर का स्तर है वो इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। आपकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है, आप बहुत बढ़िया अभ्यास कर रहे हो, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर इस एग्जाम में जो पेपर आने अपने जो इनसे सरल आएगा ये मान के चलिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लगातार बने रहिए। सभी भावी अध्यापकों को प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का 1.0 जो अपना टेस्ट सीरीज चल रहा है ग्रेड 3 का, उसमें 16वां पेपर संपन्न हुआ था आज, जिसके ICT के जो 5 क्वेश्चन आए थे उनका अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या आंसर रहेगा। वैसे तो बिल्कुल ही जी से प्रश्न थे, सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही थी, यानी कि बॉल अब वो डायरेक्ट बैट पे आ रही थी, कोई बाउंस वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। तो इसमें पहला क्वेश्चन था ATM मशीन का पूरा नाम होता है। बिल्कुल सा इजी सा एक व्यवहारिक अपन बोल सकते हैं व्यवहारिक बात ये है कि ATM मशीन का पूरा नाम क्या होता है। और ऑप्शन में आपको सामने दे रखे हैं एनी टाइम मनी दे रखा है, ऑटोमेटिक टेक्निक मशीन दे रखा है, एनी ट्रेलर मेमोरी दे रखा है, टेलर मेमोरी, और ऑटोमेटिक टेलर मशीन दे रखा है। तो गाइज यहाँ पे आपका जो आंसर होने वाला है वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका बिल्कुल सही आंसर डी होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, वो है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड जिसमें कंप्यूटर और उनकी डेट दे रखी है, मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी अपने को मैचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, और इसमें जो लिस्ट फर्स्ट है उसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 परम है, नंबर 2 NEA है, नंबर 3 सिद्धार्थ है, नंबर 4 है वो EI कैपिटल है। और लिस्ट सेकंड के अंदर अपने को 1 नंबर पे 1983 दे रखा है, 2 नंबर पे 1991 दे रखा है, 2025 दे रखा है, और 1946 दे रखा है। तो गाइज देखो यहाँ पे आपका परम कंप्यूटर है वो कब बना था? परम कंप्यूटर है वो बना था आपका 1991 में। NEA कंप्यूटर बना था 1946 में, 1946 में। सिद्धार्थ कंप्यूटर 1983 में बना था, 1983 में बना था। और EI कैपिटल 2025 में बना था। तो आपका आंसर होगा वो 1 परम 1900 ए में सेकंड होगा, एक ए में सेकंड होगा, NEA और बी में फोर्थ होगा, यानी 1946। सिद्धार्थ में यानी सेकंड थर्ड फर्स्ट और थर्ड, सेकंड
फोर्थ, उसके बाद में सिद्धार्थ फर्स्ट और थर्ड, यानी डी में क्या आएगा 2003। तो आपका आंसर होगा वो बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। बिल्कुल कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी सोचने की, क्या सोचें। चलो गाइज, अगला प्रश्न आपका है वो है कि एमएस वर्ड में हाइपरलिंक कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, जो कि रिसेंटली एग्जाम में अनेक बारंबार ये पूछा जा चुका है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन में गाइस दे रखे हैं कंट्रोल प्लस जे, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है बी, वो है कंट्रोल प्लस एच, सी दे रखा है कंट्रोल प्लस के और F7 दे रखा है। तो देखो गाइज, आपका आंसर तो जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो न कंट्रोल प्लस हाइपरलिंक की पूछे तो की होगा, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल जे किसकी शॉर्टकट की होती है? जस्टिफाई अलाइनमेंट की होती है। किसकी होती है? जस्टिफाई अलाइनमेंट की होती है, अलाइनमेंट की होती है। और कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस की होती है, रिप्लेस। और F7 होती है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। जबकि आपका आंसर कंट्रोल प्लस की होता है, वो हाइपरलिंक कमांड की शॉर्टकट की होती है गाइज। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना वो है कि उत्पादक तथा क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 ई शासन करता है, या ऑप्शन नंबर 2 ई पुलिस करती है, या नंबर 3 ई प्रजातंत्र करता है, या नंबर 4 ई वाणिज्य। तो कहीं भी सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, यानी कि ई वाणिज्य, ई कॉमर्स जिसको बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसको बोलते हैं, वो एक उत्पादक और जो क्रेता यानी खरीदने वाला होता है उसके मध्य की जो श्रृंखलाएं होती हैं उसको छोटी करता है। क्योंकि गाइज, अपन ऑनलाइन शॉपिंग करके जहां से अपना जो सामान बन रहा है अपन वहां से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, जिससे ये जो बीच की श्रृंखलाएं होती हैं वो छोटी हो जाती हैं डायरेक्ट सामान खरीदने से। तो वहां पे ई वाणिज्य यानी ई कॉमर्स, या जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं गाइज। और लास्ट पर्सन अपना स्क्रीन पे है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि www का जनक किसे कहा जाता है। और ऑप्शन में आपको चार्ल्स बेबेज दे रखा है, टिम बर्नर्स ली दे रखा है, रे टॉमलिंसन दे रखा है, विजय भटकर दे रखा है। तो गाइज, www का जनक टीम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टीम बर्नर्स-ली। चलो तो गाइज, ये बताओ चार्ल्स बेबेज किसका जनक है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसका जनक है? कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। रे टॉमलिंसन है, ये किसका जनक है? ईमेल का। किसका जनक है? ईमेल का जनक है। जबकि विजय भटकर किसका जनक है? विजय भटकर है वो सुपर कंप्यूटर, यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इन इंडिया यानी भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? विजय भटकर या विजय पांडुरंग भटकर को कहा जाता है। तो गाय जी, बिल्कुल से इजी से प्रश्न आपको मैंने दिए थे आज ICT के पेपर में, जो कि बिल्कुल ही सोचने विचारने की कहीं भी आवश्यकता नहीं थी। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सभी ने सही किए थे, और इसी तरह से इसी लय में लगे रहो। एग्ज़ाम अपने सर पे है और सिलेक्शन अपने को लेके जाना है, और इसी के साथ ऑल द बेस्ट। ओके, नमस्कार। तो देखिए, कला और संस्कृति के आज के पेपर में जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं आपके सामने। तो कल्चर और कला और संस्कृति का जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है, देखिए, सूरज भवन, गोपाल भवन, याद रखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन आदि महल किस जिले से संबंधित है? अलवर दे रखा है, भरतपुर दे रखा है, जयपुर दे रखा है, बूंदी दे रखा है। बिल्कुल देखिए, ये सारे के सारे महल हैं। ये कहां हैं? ये सारे के सारे महल मिलेंगे आपको भरतपुर में। भरतपुर में सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन आदि महल हैं, वो किस जिले से संबंधित हैं? भरतपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल लालगढ़ पैलेस नहीं,
सारस पैलेस नहीं, सामोद पैलेस नहीं, अजीत भवन जोधपुर। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल अगर पूछा जाए तो अजीत भवन जोधपुर है। एक दशक पहले का ये क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिए ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर है 41। निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? आमेर, कुंभलगढ़, जालोर और रणथंभौर। नहीं माय डियर, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का जो किला है इसमें ऊंचाई पर स्थित एक छोटा दुर्ग है जिसको कटारगढ़ कहा जाता है। ये कटारगढ़ महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। महाराणा कुंभा का निवास स्थल था और इसे ही मेवाड़ की आंख कहा जाता है। आंख, मेवाड़ की आंख। और याद रखिएगा, इसको अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था। अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था कि यह किला इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि जब मैं इसे नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरे सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। बहुत ही प्यारा सा कोटेशन है अबुल फजल का कि यह किला इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि जब मैं इसे नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरे सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। वो किला है कटारगढ़, और कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग है माय डियर। अगला क्वेश्चन है 44। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? एक तरफ मंदिर दे रखा है और एक तरफ स्थान दे रखा है। देलवाड़ा के जैन मंदिर बिल्कुल आबू में बने हुए, यहां पर 5 जैन मंदिरों का समूह है। रणकपुर का जैन मंदिर बिल्कुल पाली में बना हुआ है। एकलिंग जी का मंदिर जयपुर देर का खाटू श्याम जी सीकर में। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ, उदयपुर में। इसे मेवाड़ महाराणाओं का कुलदेवता कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणाओं का कुलदेवता और मेवाड़ के महाराणा स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानकर शासन का संचालन किया करते थे। और राजस्थान में सर्वाधिक शिव मंदिर है वो उदयपुर में बने हुए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शिव मंदिर उदयपुर में बने हुए हैं। अतः उदयपुर को राजस्थान में शिव मुंडों की नगरी कहा जाता है। शिव मुंडों की नगरी, याद रखिएगा, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि मेवाड़ महाराणाओं का कुलदेवता एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहां बना हुआ है? कैलाशपुरी कहां है? उदयपुर में। मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा करवाया गया था। और इसे मेवाड़ के महाराणाओं का कुलदेवता और मेवाड़ के महाराणा स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानकर शासन का संचालन किया करते थे। यह था आपका क्वेश्चन। उत्तर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। किशनगढ़ के चित्रों में कौन से रंग का प्रयोग? ये किशनगढ़ शैली की बात कर रहा है माय डियर। किशनगढ़ शैली में किन रंगों का प्रयोग? तो सफेद और गुलाबी। और किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र अगर पूछा जाए बनी ठनी, और बनी ठनी का चित्रकार अगर पूछा जाए तो मोर ध्वज निहाल चंद इस शैली का चित्रकार, इस चित्र का चित्रकार हुआ है। तो याद रखिएगा किशनगढ़ शैली में सफेद और गुलाबी रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। 45 के बाद अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? सीधा उत्तर है टेराकोटा। अर्थात मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले की नाथ द्वारा तहसील का गांव मोलेला देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध है। मोलेला गांव के कुम्हार मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए फेमस है। और देखिए मिट्टी की मूर्तियों की बात करें तो देखिए गीली मिट्टी से, मिट्टी कैसी है? गीली मिट्टी से, और काई के द्वारा, हाथों द्वारा लोक देवी देवताओं की मूर्तियां और बर्तन बनाकर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। और धूप में सूखने के पश्चात उन्हें तेज ताप में भट्टी में तपाया जाता है। और भट्टी में तपने के कारण उनका रंग हल्का गुलाबी
या बादामी हो जाता है, और इस प्रकार बर्तन व मूर्ति बनाने की कला को माय डियर कहा जाता है टेराकोटा। कौन सा कोटा? टेराकोटा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लॉक कर लीजिएगा आज ही, 100% आएगा टेराकोटा। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां स्थित है? देखिए, न तो 80 खंभों की छतरी तो माय डियर है अलवर में, 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, गैटोर की छतरी है जयपुर में, और करौली में आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। करौली में वैसे तो छतरी है, करौली में बहुत सारे राजाओं की छतरियां हैं, पर 80 खंभों की पूछे तो अलवर, 84 खंभों की पूछे तो बूंदी। 46 के बाद में 47 के बाद में अगला क्वेश्चन है 48। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जसनाथ जी, रामचरण जी, माव जी, जाम्बो जी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी जाम्बो जी। जाम्बो जी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम लोहट जी पवार और माता का नाम हंसाबाई। और याद रखिएगा, इन्हीं का मूल नाम था धनराज। और ये बाल्यकाल से ही मेरी तरह मननशील और कम बोलता था, इसलिए इसको कहा जाता है गूंगा गहला संत। और उसी गूंगे गहले संत ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। पर्यावरण के प्रति और वन्य जीवों के प्रति संरक्षण का जो भाव है वो जाम्बो जी की देन है। और इसीलिए जाम्बो जी, अभी अरावली के ऊपर भी संकट आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है जाम्बो जी का। 48 के बाद अगला क्वेश्चन है 49। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कौन से मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कच्छावा शासकों द्वारा चंद्रामेना को युद्ध में हराने की खुशी में की गई थी? मेले की कहें या मंदिर की कहें, 500 वर्ष पहले एक मंदिर बना था, खलकाणी माता का मंदिर। ये खलकाणी माता का मंदिर बना हुआ है भावगढ़ भंध्या। और भावगढ़ भंध्या है जयपुर के सांगानेर में। और यहां पर मेला लगता है खलकाणी माता का गंधर्व मेला। ये मेला 4 दिवसीय मेला है माय डियर, 4 दिवसीय मेला। ये 4 दिवसीय मेला है जो आश्विन शुक्ल सप्तमी से सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरे तक लगता है। दशहरे तक, बिल्कुल दशहरे तक लगता है। ये राजस्थान का एकमात्र मेला जो बिना किसी उद्घाटन के संचालित होता है। यहां पर जो गधे बिकने के लिए आते हैं उनके नाम हॉलीवुड और बॉलीवुड एक्टर्स के नाम पर होते हैं, तो ये भी लॉक कर दिया जाए। 49 के बाद अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है। कांच की चूड़ी को क्या कहा जाता है? न देखिए, मोकड़ी नहीं कहा जाता है, नोगरी भी नहीं कहा जाता है, गोखरू भी नहीं कहा जाता है, अरे कातरिया। कांच की चूड़ियां कहलाती है कातरिया। गोखरू एक आभूषण भी है, गोखरू एक गोटा भी है। मोकड़ी कांच की चूड़ी, लाख की चूड़ी होती है, लाख की चूड़ियों को कहा जाता है मोकड़ी। और ये मोकड़ी नग विहीन होती है, नग विहीन। इनका रंग लाल और हरा होता है। नोगरी का आभूषण है माय डियर। तो उत्तर आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर क्वेश्चन। महिलाओं द्वारा कान में धारण किया जाने वाला आभूषण नहीं है एरंग पत्ता, खींटली, झुटनों और आंठला। थोड़ा सा आभूषण का क्वेश्चन टफ है, आपके लेवल से थोड़ा सा बाहर है, तो बिल्कुल आपका हो सकता है गलत हुआ होगा। एरंग पत्ता आभूषण है, खींटली भी आभूषण है, झूंटनों भी आभूषण है, ये आंठला नहीं है माय डियर। उत्तर होगा इसका डी, उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। कसुमल का कौन सा रंग होता है?
कसुमल का रंग होता लाल। कि मारो थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवण तीजा कसुमल रंग। और कसुमल रंग से तात्पर्य माय डियर लाल रंग। याद रखिएगा, मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवण तीजा कसुमल रंग। और कसुमल रंग से तात्पर्य है लाल रंग। अपना पेन भी लाल है और मामला भी गंभीर है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? W.H. ब्राउन 9, राधा कृष्णदास 9, ओसी गांगुली 9, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में किस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? देखिए मेवाती, देखिए अलवर और सुनना, मेवाती बोली की बात है, उत्तर मेवाती होगा। और उत्तर देखिए क्यों होगा मेवाती? कि अलवर भरतपुर के क्षेत्र में, या यूं कहें कि मेव जाति का आधिक्य होने के कारण, मेव जाति का आधिक्य होने के कारण अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात कहा गया। और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को मेवाती बोली कहा गया। और भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मधाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया। यह किस काल से संबंधित रचना है? बड़ा लेवल का क्वेश्चन है, टफ है, पर ये उत्तर मध्य काल का है माय डियर, उत्तर मध्य काल का। 57 के बाद अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। बीकानेर की वातायन साहित्यिक पत्रिका की रचना किसने की थी? हरीश बाधानी, प्रकाश जैन, कमर मेवाड़ी, भागीरथ बाधानी। उत्तर क्या होगा? 58 नंबर हरीश बाधानी। ये वातायन जो साहित्यिक रचना, इसकी रचना की थी हरीश बाधानी। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कल्चर में। 61 नंबर क्वेश्चन। विजयदान देथा ने बातारी फुलवारी कितने खंडों में? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 14 खंडों में। बातारी फुलवारी कहानियों का बगीचा। और इसके 10वें खंड बोले तो फोक टेल्स। और फोक टेल्स के लिए इन्हें 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि राजस्थानी रचना का पहला पुरस्कार था, पहला। और पहला तो पहला ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 के बाद 62। बोले सरनाटो व बाथा में भूगोल रचना किसकी है? गोवर्धन सिंह शेखावत, हरीश बाधानी, विजयदान देथा, मणि मधुकर। 62 में देखिए हरीश बाधानी की रचना बोले सरनाटो और बाथा में भूगोल। 62 के बाद अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र को क्या कहा जाता है? पान्ने कहा जाता है, पान्ने। और सबसे प्यारा और अलंकृत अगर पाना पूछा जाए कि अलंकृत पाना, तो श्रीनाथ जी का पाना है माय डियर, श्रीनाथ जी का पाना। और श्रीनाथ जी के पाने में 24 प्रकार के श्रृंगार का उल्लेख किया गया, श्रृंगार का उल्लेख। तो ये इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा इसको। 82 के बाद अगला क्वेश्चन है 83। कच्ची घोड़ी नृत्य, ये नृत्य नहीं, ये नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी एक शेखावाटी का व्यावसायिक नृत्य है। शेखावाटी का व्यावसायिक नृत्य है माय डियर, व्यावसायिक नृत्य। और इस नृत्य में सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसमें नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके हाथ में तलवार लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करते हैं। ये कमल फूल के पैटर्न पर आधारित नृत्य हैं। कमल फूल के पैटर्न पर आधारित नृत्य, जिसमें 4 पुरुषों की 2 पंक्ति होती हैं, जिसमें फूल के खिलने व बंद होने का दृश्य दिखाई देता है। और सबसे जो बड़ी बात वो ये है, इसमें बींद, रसाला
और लश्करिया, ये गीत भी गाए जाते हैं। और उस नृत्य का नाम है कच्ची घोड़ी। इसमें झांझ वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। झांझ, कौन सा वाद्य यंत्र? झांझ। 83 के बाद अगला क्वेश्चन है 84। राजस्थानी की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इब्राहिम ग्रेसन ने कब किया? थोड़ा सा, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम 1912 में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियसन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने सर्वप्रथम प्रदेश की बोलियों के लिए राजस्थानी शब्द प्रयुक्त किया था। यह अपने पिछली बार भी देखा था। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। महिलाओं द्वारा बाजू में धारण किया जाने वाला आभूषण कौन सा है? यह भी थोड़ा सा आप घुमा हुआ क्वेश्चन है। तातनियों, पोंचे, पोंची, टोटी, बाजूली नहीं, बह रखो होगा, बह रखो। ये बाजू में धारण करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? बिल्कुल गुड फ्राइडे है, क्रिसमस डे है, ईस्टर है, नूरोज नहीं है, नूरोज। बिल्कुल बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। 86 के बाद अगला क्वेश्चन है 87। मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग कौन करते थे? सुनार, जाट, राजपूत, बंजारे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और 87 नंबर, बंजारों की मोटी पट्टेदार पगड़ी होती है। 87 के बाद अगला क्वेश्चन है चीर पटोरी क्या है? न पगड़ी है, न बागा है, न साफा है, ये सिर्फ है तो साड़ी है। चीर पटोरी, धोरावाली, धोरावाली, अंशु के, पटू, वसन, ये सारे के सारे नाम हैं, वो साड़ियों के नाम हैं। 88 के बाद अगला क्वेश्चन है 89। पटुओं की हवेली कहां स्थित है? सीधा सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से शायद किसी ने गलत किया हो, जैसलमेर। 89 के बाद अगला क्वेश्चन है छत्रसाल महल, यशशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल कौन से दुर्ग में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 90 और 90 में उत्तर होगा डी, तारागढ़ दुर्ग, बूंदी। बूंदी के तारागढ़ में है माय डियर। ऊंटों के देवता, ओहो हो, ये बाबूजी महाराज की जय हो। ऊंटों का देवता। 92वां क्वेश्चन देखिएगा, किस काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है? ब्लू पॉटरी, मूर्तिकला, लाख का काम, सोने का काम। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। और 92 में उत्तर होगा लाख का काम। लाख का काम करने वाला जो कारीगर होता है उसको लाखेरा या मणियार कहा जाता है। मणियार, कौन सा यार? मणियार। 92 के बाद अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन। साखी व भक्त बिरदावली ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? 93वां जो क्वेश्चन है उसमें उत्तर होगा संत हरिदास जी ने। साखी, भक्त बिरदावली, भर्तरी संवाद, ये किसकी रचना है? संत हरिदास जी के। संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? संत हरिदास जी को। आज का अंतिम क्वेश्चन है भाद्रपद माह के शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक किस लोक देवता का मेला लगता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है, परंतु मुख्य मेला भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। ये आपके कल्चर के क्वेश्चन थे माय डियर। और नेक्स्ट अगले पेपर में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, प्रयास एजू हब में आपका स्वागत। और शानदार जो टेस्ट सीरीज हैं जिसमें आप प्रतिभागी रहे, मुझे उम्मीद है कि उससे आपको बहुत फायदा मिला होगा। तो क्वेश्चन है इस सीरीज का कि इंडियन सुपर लीग में जगह बनाने वाला राजस्थान का पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? एलिस्टर एथनी, दिनेश चौधरी, यश चिकारो, मार्तंड रैना। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वह होगा आपके मार्तंड रैना। जो मार्तंड रैना है ये राजस्थान के पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, आईएसएल में, इंडियन सुपर लीग जो आपके चलिए फुटबॉल के लिए उसके खिलाड़ी हैं। इसके बाद में राजस्थान के वैद्य ताराचंद शर्मा को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ताराचंद शर्मा को, ठीक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण,
पद्मश्री, धन्वंतरी, तो आप जानते हैं तारचंद शर्मा बड़े प्रसिद्ध रहे हैं और ये धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा अप्रैल 2025 में राजस्थान के किस शहर में 107 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो उदयपुर, बीकानेर, झुंझुनू, भरतपुर। तो एनएचपीसी की जब बात आती है 107 मेगावाट सौर परियोजना, तो इसका बड़ा जो विकास किया जा रहा है वो कहाँ हो रहा है? बीकानेर में हो रहा है और यहीं पर इसका शुभारंभ किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है, तो बी आपका आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बड़ा अच्छा प्रश्न है कि खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में वर्ष 2023-24 में राजस्थान भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। खनिज उत्पादन मूल्य में कौन से स्थान पर है? तीसरे पर है। ये आप ध्यान में रखना, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा से लिया गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किन दो देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और नेपाल, भारत और रूस, भारत और फ्रांस और भारत और जर्मनी की बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर आता है वह आता है भारत और फ्रांस। अभी ये चल भी रहा है, तो शक्ति 2005 सी इसका आंसर होगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वह कि हाल ही में चर्चा में रही सुवादाई मां संबंध किस क्षेत्र से है? सुवादाई मां संबंध किस क्षेत्र से है? अजमेर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो ये जो इसका सही जो आपके आंसर बनता है वह बनता है आपके कौन सा? अजमेर बनता है कि हाल ही में चर्चा में रही सुवादाई मां संबंध किस क्षेत्र से है? तो अजमेर से है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट की हम बात करें कि 19वां सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर है बीकानेर। 19वां सब जूनियर, ये आप है ना न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आपके दोनों इकाइयां जो हैं आरपीएससी और आरएसएम एसएससी वहीं से देती है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बीकानेर होगा। फिर हाल ही में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुखराम, बीडी साहू, मदन लाल और युवराज सिंह। तो इसका सही आंसर होगा मदन लाल होगा। ठीक है कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया? तो मदन लाल को बनाया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है। ठीक है। इसके बाद में है मई 2025 ठाणे मुंबई में आयोजित सुनहरी सिंध 2.0 राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? मदन लाल दिलावर, गजेंद्र सिंह शेखावत, वासुदेव देवनानी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कि मुंबई में आयोजित सुनहरी सिंध 2.0 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये तो अपने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने किया था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है? कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो सही विकल्प की बात करिए तो इसका ए आंसर हो जाएगा कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कि कहां से गुजरती है? तो ये दक्षिणी भाग से गुजरती है। इसके बाद में जो आपके क्वेश्चन है कि किस भूआकृति प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा लूणी जवाई बेसिन। कि लूणी जवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है और यहाँ गोडवारी भाषा बोली जाती है। कि कौन सी भाषा बोली जाती है? गोडवारी। कि गोडवारी भाषा बोली जाती है और इसे गोडवार बेसिन कहते हैं। ये कौन सा बेसिन कहते हैं? तो गोडवार बेसिन कहते हैं। क्लियर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सी विशेषता, अच्छा ये तो आपके क्वेश्चन जो है करवा दिया होगा सर ने। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की आंतरिक अफवाह नदी है? जो आंतरिक अफवाह की नदी है, साबी है, सागी है, माही है, अनास है। तो देखो सागी तो लूणी की सहायक है, अरब सागर में जा रही है। अनास माही की सहायक है, माही खुद खंबात की खाड़ी में जाकर गिरी है। कि खंबात की खाड़ी में तो साबी एवं सोता होगा, ये हरियाणा के पास मानेसर जो स्थान है वहां जाकर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है कि मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं। तो मांडलगढ़ के निकट जो नदी मिलती हैं वो है बेडच, बनास और मैनाल। इसका बी आंसर होगा, 23वें का क्या होगा, बी आंसर बनेगा। ठीक है ना। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजस्थान के किस बांध में सबसे अधिक गेट है। काली सिंध बांध, मेजा बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। तो ये सबसे अधिक जब गेट की बात आती है तो इस समय एआरसीपी को लेकर बड़ा चर्चा में है और वो है काली सिंध बांध है। ठीक है, ओके। तो ए नंबर इसका आंसर बन जाएगा, सबसे अधिक गेट है। बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है इसी सीरीज का कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है। झालरा, पेंडा, नाड़ी और टोबा। कि कौन सी जो है तकनीक नहीं है जल संरक्षण, तो झालरा है, झालर है, टोबा भी है, टोबा भी बड़ा प्रसिद्ध है, नाड़ी भी है, लेकिन पेंडा कोई परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक नहीं है। इट्स नॉट ए वाटर कंजर्वेशन मेथड। ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। सालर, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार और पलास वन। तो हमेशा जब भी आबू की बात आ जाए उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन करना है और ये 0.03% भाग पर मिलते हैं। ठीक है, और ये इसका आंसर बन जाएगा कि 2 नंबर आंसर बन जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 कि काला हिरण कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य का प्रमुख वन्यजीव है। तो इसका सही आंसर ताल छापर होगा, बी आंसर बनेगा 29 का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके है 30 है कि प्रखर राजस्थान 2.0। ठीक है, तो मुझे लगता है तो ये तो आपको सर ने बता दिया होगा कि ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, आपके उसका आता है। अब आता है कि मतलब कि मैनेजमेंट और इनके अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और उद्यानिक फसल किसके लिए प्रसिद्ध है। अब देखो आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्सी है, सागर भोज का है, देवड़ावास है और खेमरी है। तो खेमरी का जो है ये आम के लिए प्रसिद्ध है, सागर भोज का आपके खजूर के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर में, देवड़ावास टोंक में है, देवड़ावास कहाँ है आपके टोंक में, ये अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और बस्सी में जो है वो अनार के लिए प्रसिद्ध है और आम के लिए खेमरी धौलपुर में है। खेमरी ये ध्यान में रखना कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो खेमरी है ये आपके धौलपुर में है। ये कहाँ पर है आपके धौलपुर में और ये आम के लिए प्रसिद्ध है। सागर भोज का जैसलमेर में है कि सागर भोज का कहाँ है, जैसलमेर में है और ये खजूर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, खजूर के लिए। बस्सी जो जयपुर है ये अनार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अनार के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। क्लियर। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बीरनार और बरहा लक्ष्मी, वर लक्ष्मी यहां लिखा हुआ है या इसे कई जगह बरहा लक्ष्मी भी कई बार दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर लक्ष्मी, बरहा लक्ष्मी के उन्नत किस्में है, किसकी उन्नत किस्में है, तो ये कपास की उन्नत किस्में है। ये आप ध्यान में रखना कि किसकी उन्नत किस्में है, कपास की। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला है, कि कौन सा जिप्सम उत्पादक जिला है, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो सही आंसर होगा बीकानेर। और बीकानेर में जैसे जामसर है यहां निकलता है, ठीक है, बड़ी खान है, बिसरासर है, ये भी जिप्सम की बड़ी खान है। और जिप्सम उत्पादक जिलों में पहले नंबर पर आपके कौन सा आता है, बीकानेर आता है। ठीक है ना। इसके बाद में अंता गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट स्थित है। ठीक है, कि अंता गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो ये 12 जिले में स्थित है। कि किस जिले में स्थित है, 12 जिले में है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वह है कि सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन। तो ये तो आपके कल्चर का क्वेश्चन है, आपको बता दिया होगा सर ने। इसके बाद में वहां है कि राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है। तो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन बना जोधपुर में है और ये 1991 में बनाया गया। कि कब बनाया गया बताओ, 1991 में। और अजीत भवन कहाँ है, जोधपुर में है। ठीक है।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 के राज्य का पहला रेलवे स्टेशन जो महिलाओं के द्वारा संचालित है वह है गांधीनगर जयपुर। गांधीनगर कौन सा है? जयपुर, पूर्णतः महिलाओं के द्वारा। अच्छा, मेट्रो स्टेशन जो पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित है, ये तो सामान्य रेलवे स्टेशन है, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित, महिलाओं द्वारा संचालित मेट्रो स्टेशन, संचालित मेट्रो स्टेशन वह गांधीनगर जयपुर है। गांधीनगर कहाँ है बताओ? जयपुर। वो सॉरी, महिलाओं द्वारा संचालित है आपके श्यामनगर, और ये जयपुर में है मेट्रो स्टेशन। ये श्यामनगर आपके कहाँ है बताओ? जयपुर में मेट्रो स्टेशन, और सामान्य रेलवे स्टेशन गांधीनगर कहाँ है? जयपुर है। थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लेना कि मेट्रो का तो आपके श्यामनगर है, और महिलाओं के द्वारा संचालित सामान्य जो रेलवे स्टेशन है वो आपके कौन सा है? गांधीनगर जयपुर है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 है कि राजस्थान की देशांतरीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की देशांतरीय जो सीमा है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है भैया। ये तो देशांतरीय विस्तार है। अक्षांश से पूछ लेता तो 23 डिग्री 3 मिनट से, अक्षांश से पूछता तो 23 डिग्री 3 मिनट से आपके हो जाती 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये अक्षांश से हो जाता, ये देशांतरीय 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट। इसके बाद में है कि कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र, तो ये भी आपके कल्चर का क्वेश्चन होता है। वहीं कच्ची घोड़ी नृत्य भी कल्चर का क्वेश्चन है कि राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हरित हाइड्रोजन नीति कि हमारे यहाँ कब से प्रभाव में लाई गई? तो सही आंसर है 2023 से हाइड्रोजन नीति हमारे यहाँ प्रभाव में लाई गई। इसके बाद में है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029-30 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। कि कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 90,000 मेगावाट। ये जरूर क्वेश्चन देख लेना, एग्जाम के लायक बिल्कुल क्वेश्चन है कि कितना निर्धारित किया है? कि 90,000 मेगावाट निर्धारित किया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97 है कि राजस्थान में बनीवाला की ढाणी, कि बनीवाला मतलब बनने वाला की ढाणी है, वैसे हम बनीवाला लिख रहा है कि बनने वाला की ढाणी, ठीक है, नीम का थाना किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है तांबा। बी आंसर इसका बन जाएगा कि कौन सा बताओ? तांबा है। फिर है कि राजस्थान में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है, तो जिप्सी फेरस तो आपके बीकानेर इसके लिए प्रसिद्ध है, तो लूणकरणसर इसका आंसर हो जाएगा। 98 का आंसर लूणकरणसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वह है कि 99 नंबर का क्वेश्चन कि राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल लोमी मिट्टी जब जब आ जाए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये तो है ही है, साथ में आपके उदयपुर हो जाएगा, तो ए आंसर इसका बनेगा। 99 का क्या बनेगा? ए बन जाएगा। ठीक है, फिर है डोल का बांध किस जिले में स्थित है? कि डोल का बांध वन है, तो डोल का बांध वन जो है ये आपके स्थित है कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। डोल का बांध वन अभी बहुत चर्चा में रहा है, और ये आपके कहाँ है? उदयपुर में। यहीं पर मैनार झील है, और मैनार झील को राजस्थान का रामसर स्थल बना दिया। और अब रामसर स्थलों की संख्या भैया 4 मत रखना, 5 कर देना। 12 दिसंबर 2025 को सिलिसेट झील भी बना दिया। कैबला देव है ये, सांबर झील है ये, मैनार बनाई दिया आपके जून 2025 में, खींचन गांव बना दिया जून 2025 में, और 5वां 12 दिसंबर 2025 को सिलिसेट झील बना दिया उदयपुर में। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखना। फिर है कौन सा बांध पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जवाई बांध, मिर्जा बांध, मोरा सागर, मोरेल बांध। तो मोरा सागर है, ये करौली जिले में आता है। राजा मोरध्वज की कहानी आपने सुनी होगी, वहां पर मोरा बांध है, बहुत पानी है, पहाड़ों से बहकर आता है, और ये भी नहीं पता कि किस स्रोत से आता है, प्राकृतिक स्रोत है। और उस मोरा सागर बांध के आसपास पान की खेती करते हैं, और अपने राजस्थान में तंबोली जाति के लोग ज़्यादा करते हैं पान की खेती। ठीक है, अब तो वो लोग भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनके अपने व्यापार चल रहे हैं, लेकिन तंबोली जाति के लोग अधिक करते हैं और मोरा सागर बांध के पास में करते हैं।
ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपके होगा मूरा सागर बांध। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर के राजमहल किस झील के किनारे स्थित है। तो राजमहल की जब बात आती है तो ये पिछोला झील के तट पर है, सिटी पैलेस इसे कहते हैं, और ये महाराजा उदय सिंह ने बनवाया था। ये महाराजा किन्होंने बनवाया था? उदय सिंह ने। फिर है आपके निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कूट चयन कीजिएगा। पर्वतीय क्षेत्र और प्रमुख शिखर है कि माउंट आबू, ऋषिकेश, जसवंतपुरा डोरा, सिवाना नाकोड़ा और जालोर झारोला। तो यहां पर आपके वो दिया है कि भाई इनमें सही सुमेलित हैं। 103 की जब बात आती है तो ये तो भैया चारों योग है। देखो ऋषिकेश बिल्कुल माउंट आबू में है, बिल्कुल सही है। डोरा जसवंतपुरा की पहाड़ी में है, नाकोड़ा सिवाना क्षेत्र में आता है, और झारोल भी जालौर में आता है। तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, शायद झाड़ोल तो मैंने आपको नहीं बताया था, झारोला, तो ये जालौर में है, इसको जरूर आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसके बाद में है कि ढांड संदर्भित है कि किससे संदर्भित है? सरस्वती नदी का आधार तल, थार मरुस्थल के चारागाह क्षेत्र, था नागौरी उच्च भूमि में स्थायी बालू का स्तूप, और थार के मरुस्थल में अस्थायी झील। तो इसका सही जो आंसर होगा वो डी विकल्प बनेगा कि ये अस्थायी झील होते हैं जिनको ढांड कहते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? कि अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? अर्धशुष्क क्षेत्र, आर्द्र जलवायु क्षेत्र, अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र में। तो सही आंसर इसका डी बनेगा कि ये शुष्क क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से मैंने आपको करंट और ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं वो बताए हैं। बड़े अच्छे प्रश्न हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, और उम्मीद है कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, वैसे तो सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन इस बार के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। शुभकामनाएं, जुड़े रहिएगा हमारे प्रयास परिवार के साथ और आप अपनी सफलता सुनिश्चित करते रहिएगा। थैंक यू। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जय चौधरी, प्रयास के डिजिटल मंच पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन है। 5-7 क्वेश्चन थे आपके टॉपिक के अंदर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कालीबंगा से संबंध में है। कालीबंगा नगर के किस दिशा की तरफ कब्रिस्तान की प्राप्ति होती है? तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो कालीबंगा है वहां से हमें कब्रिस्तान मिले हैं। अंतिम संस्कार से ये परिचित थे, और अंतिम संस्कार में जनरली यहाँ पर कब्रिस्तान के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो कब्रिस्तान के जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो कालीबंगा नगर के दक्षिणी पश्चिम दिशा से मिले। किससे मिले हैं? दक्षिण पश्चिम दिशा से मिले हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ के किस दिशा की ओर स्थित है? ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करें कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ नगर के किस दिशा की ओर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस सैनिक छावनी से माना जाता है? रिवॉल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले भारत की बात करें तो मेरठ से 31 मई 1857। इसकी सूचना राजस्थान को पता चलती है 19 मई को, नहीं 10 मई को शुरू हुआ, जिसकी राजस्थान में सूचना मिली 19 मई को। और राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति के संबंध में पहली घटना घटित होती है कहाँ पर? नसीराबाद छावनी से। कब घटना घटित हुई? 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति का आगाज किया गया। नसीराबाद छावनी की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बंगाल से यहाँ भेजी गई थी उनके सैनिकों के द्वारा, और पर्टिकुलर सैनिक का नाम पूछे तो है बख्तावर सिंह। किसके द्वारा? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। यहाँ पर नारा आया चलो दिल्ली।
जबकि हरिनपुरा छावनी का नारा है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये नसीराबाद सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजूलिया किसान आंदोलन में बेगार विरोधी आंदोलन चलाकर अपनी गिरफ्तारी किसने दी थी? तो 1919 के अंदर बिजोलिया में बेगारी प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाया था, जिसका नाम है नारायण पटेल। कौन था? नारायण पटेल। जबकि नानजी पटेल एंड ठाकरी पटेल जो है बिजोलिया के किसानों की समस्या अवगत करवाएंगे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को। फतेह सिंह ने इन दोनों को बिजोलिया से क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। जबकि नानक जी भील का संबंध जो है बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन से है। किससे है? बरड़ किसान आंदोलन से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद गिरी निष्कासन काल में किस क्षेत्र में हाली के रूप में कार्यभार या कार्य करके अपना जीवन गुजारा? तो ये 1908 की घटना है। 1908 में बेड़सा से भगत आंदोलन चलाया था। उस दौरान यहाँ के लोगों ने इनको निष्कासित कर दिया था बेड़सा से। तो ये बचने के लिए गुजरात चले गए। गुजरात के ईडर परगने के सूत गांव में, कौन से गांव में? सूत गांव के अंदर ये हाली के रूप में। जबकि बेड़सा इनका पेरेंटल स्थान है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था 1858 में एक बंजारे परिवार के अंदर। उक्रेली, ईडर और सूत ये इनके निष्कासन के काल के गांव हैं। जबकि हाली का काम इन्होंने सूत गांव में किया, गुजरात के। नेक्स्ट देखिए, निम्न प्रजामंडल के संस्थापक में सुमेलित नहीं है। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक जयनारायण व्यास है, बिल्कुल सत्य है। 1934 में स्थापना हुई। बीकानेर प्रजामंडल मग्गाराम वेद है, जो राजस्थान से बाहर स्थापित हुआ, कोलकाता के अंदर। जयपुर प्रजामंडल सबसे पहले राजस्थान में बनता है, यही गलत है। 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जबकि जमनालाल बजाज जो है इसका पुनर्गठन करेंगे इन 1936 के अंदर। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 के अंदर मीठालाल व्यास के द्वारा जोधपुर में स्थापित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकीकरण के किस चरण में सिरोही का विलय पूर्ण रूप से हो गया? तो अंतिम चरण जो था उसमें सिरोही का पूर्ण रूप से शामिल कर लिया था। तो इससे अपने को ये पता चल रहा है सिरोही का विलय 2 स्टेज में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में। एक 5वें चरण के अंदर आबू देलवाड़ा को छोड़कर, क्योंकि इन प्रांतों को गुजरात में शामिल कर लिया था। इन प्रांतों को छोड़कर 26 जनवरी 1950 को इनको शामिल कर लिया था, शेष सिरोही को। और 7वें चरण के अंदर किसको शामिल कर लिया? माउंट आबू, देलवाड़ा, एमपी का सुनील टप्पा और अजमेर मेरवाड़ा को। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के अंदर पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया या पूर्ण एकीकरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, तराइन के युद्धों के समय जालोर के किस शासक ने
निम्न में से समकालीन शासक कौन था? तो समर सिंह थे। जालौर का शासक कौन था? समर सिंह। पृथ्वीराज थर्ड का सहयोग करेंगे और समर सिंह शहीद हुए, मारे गए थे इस अभियान के दौरान। द्वितीय अभियान में मारे गए थे समर सिंह। तो ये हमारे हिस्ट्री के संबंधित क्वेश्चन थे। धन्यवाद सभी को।